Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and our chapter number 3 is about selection structures, in which today we have to discuss about double selection structure using if-else statement in Python. But today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट डबल सिलेक्शन स्ट्रक्चर मींस इफ़ एल्स स्टेटमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंगल सिलेक्शन स्ट्रक्चर मींस इफ़ स्टेटमेंट रीड की थी, जिसमें आपकी जो इफ़ के बाद कंडीशन कॉलन देन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते थे, वो एग्जीक्यूट होते थे ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है यानी आपका क्या है, नेक्स्ट आपके जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती थी। अगर फॉल्स है तो आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो स्किप हो जाती थी यानी एग्जीक्यूट नहीं होती थी। आज आप लोगों ने जो कन्वेंशनल C++ लैंग्वेजेस हैं उसमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी होगी, यानी इफ़ कंडीशन लगती है, कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो आपका जो इफ़ के बाद वाला यानी कंडीशन के बाद वाली स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट करती हैं। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के बाद वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। नाउ लेट्स सी इन डिटेल। A double selection structure is required in the program in case exactly one of the two specific blocks of the statements is to be executed। यानी टू ब्लॉक, एक तो इफ़ कंडीशन के बाद स्टेटमेंट्स होती हैं और दूसरा एल्स के बाद जो पार्ट होता है। द जनरल फॉर्मेट ऑफ डबल सिलेक्शन स्ट्रक्चर कॉल्ड इफ़ एल्स स्ट्रक्चर इन पाइथन। सिंटेक्स गिवन है, इफ़ कंडीशन सेम जो हमने इफ़ जो स्टेटमेंट थी उसको रीड किया था सेम उसी तरह से है, जस्ट हमारे पास यहाँ पर एल्स का जो पार्ट है वो ऐड हो गया है। इफ़ कंडीशन कॉलन लगेगा, कॉलन का मैंने आप लोगों को बता दिया, डबल डॉट जो होते हैं उसके बाद स्टेटमेंट इन द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द इफ स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के फर्स्ट ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज़ अगर ये जो आपकी कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं करती, फॉल्स होती है, तो एल्स के बाद वाला जो भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अच्छा, मैंने इंडेंटेशन की बात की थी, यानी सेम सीक्वेंस में जैसे इफ़ है तो इफ़ के नीचे आप देखें एल्स आ रहा है तो इसको इंडेंटेशन यानी सेम सीक्वेंस में कीवर्ड्स ये राइट किए जाएंगे। और स्टेटमेंट यहाँ पर देखेंगे, स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट के नीचे स्टेटमेंट आ रहा है। अगर आप इस इंडेंटेशन को फॉलो नहीं करते तो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से एरर आता है। तो इसमें भी, इस प्रोग्राम में भी जब मैं आपको प्रोग्राम एग्जाम्पल दिखाऊँगी यहाँ पर, तब भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी किस तरह से एरर, सिंटेक्स एरर आ जाता है कि इंडेंटेशन का जो रूल है वो फॉलो नहीं किया गया। तो यहाँ पर राइट भी किया हुआ है, स्टेटमेंट्स आफ्टर द इफ एल्स स्ट्रक्चर विद इक्वल और लेसर इंडेंटेशन फ्रॉम दैट ऑफ इफ से यहाँ पर स्पेसिंग है, यहाँ पर डार्क एरिया इसीलिए मैंने किया है आपको शो करवाने के लिए कि यहाँ से इंडेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, द इफ़ एल्स डबल सिलेक्शन स्ट्रक्चर और स्टेटमेंट हैज़ द कीवर्ड इफ़ फॉलोड बाय कंडीशन विच इज़ फॉलोड बाय कॉलन, यानी आपका इफ़ कीवर्ड है उसके बाद कंडीशन राइट की जाती है। ये बुलियन एक्सप्रेशन हो सकता है, बुलियन एक्सप्रेशन जिसका आंसर या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। और इसमें यहाँ पर बताया गया अगर तो नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो उसे हम ट्रू कहते हैं, यानी ज़ीरो के अलावा जो नंबर हैं उन्हें ट्रू ट्रीट किया जाता है, और अगर ज़ीरो है तो उसे ट्रीट किया जाता है कि ये फॉल्स है। ठीक है, द कंडीशन कैन बी अ Boolean expression that evaluates to either true or false. Moreover, for the condition in non-zero value is treated as true and the zero is treated as false. Next हमारे पास कॉलन के बाद क्या आती है, इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। उसके बाद स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आते हैं जो कि आपकी कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर एग्जीक्यूट होते हैं। Next to the colon, usually from the next line, one or more statements are written such that they form the first block of the if-else statement. All the statements in the first block of if-else structure or statement are indented equally. We used a dark area to show the indentation. यानी इंडेंटेशन ये जो चीज़ दिखाई गई है डार्क एरिया से शो किया गया है, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसमें क्या होगा, जो अब फर्स्ट ब्लॉक यानी स्टेटमेंट्स की एक स्टेटमेंट हो सकती है, नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, वो एग्जीक्यूट होने के बाद अगर तो आपकी कंडीशन फॉल्स है यानी आपकी ट्रू नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, देन ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स का कीवर्ड है, उसके बाद क्या है, आपने कॉलन राइट करना है और इंडेंटेशन का ख्याल रखना है कि एल्स की इंडेंटेशन जो है वो इफ़ के नीचे ही आ रही है। नेक्स्ट टू द कॉलन, द यूजुअली फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, सेम उसी तरह से जैसे मैंने इफ़ कंडीशन की बात की थी, इसके आगे भी एक स्टेटमेंट या और स्टेटमेंट्स आती हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आती हैं। ऑल द स्टेटमेंट्स इन द ब्लॉक ऑफ द इफ स्टेटमेंट आर इंटेंडेड इक्वली।
ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स, अच्छा जी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कब एग्जीक्यूट होगी और कब एग्जीक्यूट नहीं होगी। द स्टेटमेंट्स इन द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड ओनली इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, यानी इफ़ के बाद जो कंडीशन राइट की हुई है वो अगर आपकी ट्रू होगी देन उसके बाद वाला जो पार्ट है मैं आप लोगों को दिखा दूँ। इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई यानी ट्रू होने पर इसके बाद ये स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है देन एल्स के बाद वाली जो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगी। और एग्जीक्यूट का बता दिया ना, रन होकर आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जीक्यूटेड ओनली इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अदरवाइज द स्टेटमेंट इन द सेकंड ब्लॉक ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट ईदर ऑफ द टू ब्लॉक्स, यानी दोनों में से कोई एक ब्लॉक या ट्रू है तो फर्स्ट वाला ब्लॉक होगा, अदरवाइज एल्स के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होने के बाद द फ्लो ऑफ कंट्रोल मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब एक स्टेटमेंट, ठीक है, आपकी कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद अगर बहुत सारी स्टेटमेंट है तो एक स्टेटमेंट के बाद आपका जो कंट्रोल है सेकेंड स्टेटमेंट के तरफ चला जाएगा। उसके बाद थर्ड अगर स्टेटमेंट अगर एक ही है तो एक ही को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, फिर बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा है तो वन बाय वन सबके पास जाएगा। अगर फॉल्स है तो एल्स के बाद आपने जो स्टेटमेंट राइट की हैं तो उसको देखेगा। और बाकी इंडेंटेशन का सेम इंडेंटेशन लेवल एज इफ़ एंड एल्स। Now let's see an example of program 3.2. Write a Python program that inputs an integer. ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट का फंक्शन यूज़ होता है। और इनपुट का फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, इनपुट एक वेरिएबल लेते हैं, उसको इनिशियलाइज़ करवाते हैं इनपुट के फंक्शन से। इनपुट पैरेंथेसिस में, इन्वर्टेड कॉमास में, डबल कोटेशन में आप अपनी स्ट्रिंग यानी डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यानी अपनी मर्ज़ी की इनपुट लेना चाहते हैं। सपोज़ करें मैं यूज़र से चाहती हूँ कि वो जस्ट इनपुट करे कोई भी इंटीजर नॉट डेसिमल पॉइंट यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो तो मैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ कर सकती हूँ, यानी इंट राइट कर सकती हूँ। ये जस्ट क्या होगा, यूज़र्स रिटर्न करेगा हमें इंटीजर ही, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि यूज़र से एक इंटीजर ले एंड टेस्ट वेदर द वैल्यू इज़ डिवाइडेड बाय 2, देन अकॉर्डिंगली इट प्रिंट्स द मैसेज डिविजिबल बाय 2, अदरवाइज प्रिंट नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर नंबर जो एंटर करेगा यूज़र यानी यूज़र इनपुट करेगा अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होता होगा तो क्या करे, डिविजिबल बाय 2 का मैसेज दे, और अदरवाइज़ हमें कहे कि ये नॉट डिविजिबल बाय 2 है। अच्छा याद रखिएगा, जब आपसे कहा जाए कि डिविजिबल वाला यानी टेबल यानी पूरा डिवाइड करने की बात करें तो आप मॉडुलस का जो ऑपरेटर है वो यूज़ करते हैं। इफ़ जो वेरिएबल यहाँ पर लोगे वही वाला वेरिएबल यहाँ पर राइट करोगे। x है तो x मॉडुलस 2, क्योंकि 2 के टेबल की बात हो रही, इज़ इक्वल टू हमारे पास है। इज़ इक्वल टू के लिए ये ऑपरेटर्स मैंने आप लोगों को बताए थे, इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जब x को यानी कोई भी इंटीजर जो यूज़र एंटर करेगा उसको 2 पर डिवाइड किया जाएगा तो उसका रिमाइंडर जो आएगा वो आंसर 0 होगा। आप इसकी जगह अगर आपको 3, 4, 5 कोई भी टेबल गिवन होता तो जस्ट आप यहाँ पर चेंज कर देते। रिमाइंडर 0 आने की वजह ये है कि अगर आपके पास पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाता तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता। 0 यानी क्रॉस लगाते हो या जूनियर क्लासेस में आपने देखा होगा। अगर यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 किसी का भी टेबल गिवन होता तो जस्ट आप यहाँ पर नंबर चेंज कर देते, बाकी यहीं पर रिमाइंडर 0 रहता। यानी पता चल जाता कि ये इस टेबल पर तब डिविजिबल होगा जब इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, यानी कुछ भी ना बचे। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है मीन्स वो नंबर डिविजिबल है तो प्रिंट करेगा इंटीजर इज़ डिविजिबल बाय 2। एल्स अगर ऐसा ना हुआ यानी रिमाइंडर 0 ना आया तो ये वाला जो नॉट डिविजिबल बाय 2 कर देगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इस कोड को कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करें। आपने एनाकोंडा का मैंने आप लोगों को बताया है, इंस्टॉलेशन डाउनलोड करने के बारे में भी बताया था, वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ से जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करना है। आपके पास इस टाइप का इंटरफेस निकल आएगा। आपके पास कोई फाइल्स वगैरह पड़ी हैं तो वो यहाँ से आप ले सकते हो, नहीं तो आपने क्या करना है, यहाँ से न्यू में जाना है, पाइथन 3 को क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास न्यू इंटरफेस निकल आएगा जहाँ पर आपने अपना कोड राइट करना है। ये मैंने कोड यहीं राइट करके यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं यहाँ राइट करने बैठूँगी तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। कंट्रोल V कर दें तो आपके पास ये कोड आ गया और रन करें इसे। आप इंटीजर सपोज करें मैं 18 करती हूँ तो देखें इंटीजर इज़ डिविजिबल बाय 2 आ गया। इसी तरह से मैं अगर इसको करती हूँ क्लियर आउटपुट करके यहाँ पर
करते हैं, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा तो मैं कोई और नंबर, यहाँ पर देखिए इंटीजर इज़ डिविजिबल बाय आपके पास 2 आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं कोई और इंटीजर करती हूँ, सपोज़ करें 15 करती हूँ, तो यहाँ पर देखें आपको पता है 2 के टेबल पर 15 डिवाइड नहीं होता, तो इंटीजर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 मीन्स और प्रोग्राम इज़ वर्किंग वेल। ओके, एक और चीज़ मैंने आप लोगों से कही थी, इंडेंटेशन की बात की थी। अगर देखें स्टेटमेंट आप ये देखोगे, इफ़ के नीचे एल्स ही आ रहा है, ठीक है, सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन यूज़ हो रही है। यहाँ पर अगर प्रिंट की बात करूँ, ऑलमोस्ट सेम इंडेंटेशन ही यूज़ हो रही है, सेम सीक्वेंस में आ रहे हैं। अगर मैं ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करती, सपोज़ कर लो, तो यहाँ पर मैं इसे बैक ले जाती हूँ और इसे करते हैं, तो हमारे पास देखें इंडेंटेशन एरर आ जाएगा, एक्सपेक्टेड एंड इंटेंडेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 3। लाइन 3 पर एरर आ रहा है, ये देखो इसकी इंडेंटेशन और इसकी क्या है, प्रिंट इंटीजर, ये प्रिंट के नीचे देखें उसे अंडरलाइन कर दिए। यही अगर मैं इसको ठीक करती हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ कर लो, ये ब्लैक हो जाता है, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास निकल आया, ये 2 ले लो, ये लो, मेरे पास डिविजिबल बाय हो गया। इसी तरह से यहाँ पर एल्स के बाद वाले को अगर मैं सपोज़ करो यहाँ पर कर देती हूँ, तो यहाँ पर भी मेरे पास देखो एरर आ जाएगा। तो इंडेंटेशन का ख्याल रखना ज़रूरी है, यानी एक सेंटेक्स, एक रूल बता दिया गया है आपको कि इस तरह से आपने राइट करना है। आई होप आप लोगों को इंडेंटेशन का तो पता चल गया होगा। तो यहाँ पर मैंने इसके स्क्रीनशॉट भी लेकर रखे हुए हैं, ठीक है, ताकि जो भी नोट्स अगर किसी ने लेने हो तो वो प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन पेड होते हैं। तो यहाँ पर बताया भी गया है, ऑल द स्टेटमेंट्स इन एनी ऑफ द ब्लॉक और सोर्स ऑफ द इफ स्ट्रक्चर आर नीडेड टू बी इंटेंडेड मोर देन द इंडेंटेशन ऑफ द कीवर्ड इफ़, यानी उससे ज़्यादा इंडेंटेशन देनी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एंड नीडी टू बी इंटेंडेड इक्वली एट द सेम लेवल, सेम लेवल की बात है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आपकी, 1 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स है तो उन्हें सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन इस तरह से राइट करेंगे। यहाँ पर मैंने ये राइट करके देखा है, ठीक है। यहाँ पर ये रहा स्टेटमेंट है, फिर करेंगे तो प्रिंट की, यहाँ देखें अगर यहाँ पर राइट करते हैं तो इस तरह से सेम लेवल पर राइट कीजिएंगे, अदरवाइज द सिंटैक्स एरर इज़ अकर्ड। ओके जी, यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 3.3 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी चार्जेस 7.74 रुपीज़ पर यूनिट किलोवाट पर और फॉर द फर्स्ट 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, यानी फर्स्ट 100 यूनिट्स की बात करूँ, यानी 100 तक जो यूनिट्स होते हैं तो वो यहाँ पर 7.74 रुपीज़ चार्ज करती है एंड 10.06 रुपीज़ पर यूनिट फॉर द रेस्ट, यानी बाकी जो 100 के बाद जो बचेंगे, यानी यूनिट्स आफ्टर 100, उसके लिए कंज्यूमर से 10.06 एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूज़र टू एंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड एंड फाइंड्स द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द कंज्यूम्ड यूनिट। अब यहाँ पर यूज़र से पहले तो चार्जेस लेने हैं, हमें 2 रेट्स बताए गए हैं। फर्स्ट रेट हमें ये बताया गया और सेकंड रेट हमें ये बताया गया। ये 100 यूनिट्स के लिए विद इन 100 यूनिट्स बताया गया और यहाँ मोर देन 100 यूनिट, यानी अगर एक्स्ट्रा यूनिट्स आते हैं 100 से ज़्यादा तो वो बताए गए हैं। तो मैंने यहाँ पर रेट 1, रेट 2, आप R1 R2 भी ले सकते हो अपनी मर्ज़ी से। और यूज़र से इनपुट क्या करवाना है, आस्क द यूज़र टू एंटर द नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम्ड। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स लेने हैं, आप यूनिट्स का वेरिएबल ले लो, उसे इनिशियलाइज़ करवा दो। इनपुट लेने के लिए इनपुट का फंक्शन पाइथन में यूज़ होता है, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। और यहाँ पर इंट यानी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, यानी इंटीजर रिटर्न करे, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लेगा ये। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, इफ़ यूनिट्स, कंडीशन क्या लग रही है कि मोर देन 100 है, यानी लेस देन 100 की बात हुई है, बिटवीन 1 एंड 100, तो उससे आगे अगर तो यूनिट्स लेस देन इक्वल टू 101 हो, यानी 100 तक, 100 से ऊपर अगर जाते हैं या इक्वल आते हैं या उससे कम होते हैं, तो हमारा जो रेट 1 था, और रेट 1 हमारे पास क्या था, रेट 1 था 7.74 था हमारे पास, ठीक है। मल्टीप्लाई यूनिट्स, यानी जितने भी यूनिट्स यूज़र एंटर कर रहा है तो बिल इसके अकॉर्डिंग बनेगा। एल्स अगर उसने यूनिट्स 101 से कम या फिर इक्वल किए तो ये बिल बनेगा, एल्स अदरवाइज बिल बनेगा, यानी हमारा जो पहला था, हमारा रेट, फर्स्ट रेट मल्टीप्लाई 100 यूनिट, क्योंकि हम बात करें 101 यानी 100 से ज़्यादा यूनिट्स की, तो 100 यूनिट्स का जो बिल बनेगा उसमें ऐड हो जाएगा जो एक्स्ट्रा यूनिट्स बनते हैं। एक्स्ट्रा यूनिट्स क्या होंगी, जो टोटल यूनिट्स यूज़र एंटर करेगा उसमें से 100 निकाल के बाकी जो यूनिट्स बनेंगे उसको क्या करना है, रेट 2 से, यानी दूसरा रेट अप्लाई होगा और उसमें ऐड हो जाएगा पहले वाले बिल में जो कि 100, यानी ये 100 यूनिट्स के बिल में बाकी रिमेनिंग जो यूनिट्स हैं उसका बिल जो है वो ऐड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है यहाँ पर हमारे पास आ गया, तो यूनिट्स हमने ले लिए, यहाँ पर रेट्स हमें गिवन है, तो हम यह क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ से लेते हैं और अपने कोड को पेस्ट करते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या कहा था, हमारे यूनिट्स जो हैं वो 101 100 से ज़्यादा हों। अगर मैं सपोज़ करें 100 यूनिट्स की या 90 करती हूँ, 80 यूनिट्स की बात करती हूँ, तो हमारे पास देखें द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बाकी आपको प्रिंट का फंक्शन पता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द कंज्यूम, यहाँ पर यूनिट यानी देख लें आप, आपके पास जो यूनिट्स आ जाएंगे, यूनिट इज़ आपके पास बिल आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये यूनिट्स यहाँ पर 80 आ गए, आउटपुट फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, और यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए मैंने क्या एंटर किया, एंटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड 80, मैंने लेस देन और इक्वल टू मैंने 101 किया, तो मेरे पास इसके अकॉर्डिंग यानी रेट 1 को यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया, यानी रेट 1 7.74 मल्टीप्लाई 80 करें तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। अगर मैं सपोज़ करो यहाँ पर मैंने कहा था ग्रेटर हो जाए, 120 यूनिट्स करती हूँ तो मेरे पास देखो बिल चेंज आता है, यानी बिल आया मेरे पास इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यानी यूनिट्स माइनस 100, यानी 100 के अलावा जो एक्स्ट्रा रेस्ट यूनिट्स हैं वो मल्टीप्लाई करना है रेट 2 से, यानी रेट 2 मेरे पास क्या है 10.06। ठीक है, और उसके मल्टीप्लाई प्लस कर देना है रेट वो जो 100 यूनिट्स के हैं। ये आप लोगों को फॉर्मूला थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, तो आपके पास ये बिल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाएं, आउटपुट भी यहाँ पर पेस्ट की हुई है, यहाँ पर तो डिफरेंट यूनिट्स मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, और 88 है, 80 है, 215 है। रिमार्क्स में मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा जी, यहाँ पर ब्रैकेट्स की बात हो रही है कि ये ब्रैकेट्स में क्यों राइट किया, अगर मैं ब्रैकेट में राइट ना भी करती तो आप लोगों को पता है कि जो प्रेसिडेंस होती है मल्टीप्लिकेशन की वो हायर होती है माइनस से। ठीक है, आप ना भी करें कुछ नहीं होता, लेकिन एनहांस करने के लिए अपने कोड को या फार्मूले को कि ईज़िली आप लोगों को समझ आ जाए तो ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं। अगर यहाँ पर भी अगर मैं पैरेंथेसिस यूज़ कर लेती तब भी कुछ नहीं होता, अगर ना भी करूँ तब भी ये आपको पता है प्लस और मल्टीप्लिकेशन में आपका मल्टीप्लिकेशन पहले होती है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और बाकी अगर आपके पास सेम प्रेसिडेंस यानी मल्टीप्लाई और यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गई है बात, तो आप लोगों को पता है कि पहले ब्रैकेट्स सॉल्व होती हैं। ठीक है, उसके बाद देन आप क्या देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फिर एसोसिएटिविटी देखी जाएगी। अगर एक ही ऑपरेटर सेम ज़्यादा बार आ जाए तो क्या है लेफ़्ट टू राइट आप लोगों की होती है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये टॉपिक्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। नेक्स्ट आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 3.4 है तो मिलता जुलता ही ऊपर वाले प्रोग्राम, लेकिन ऑर्ली वेजेस यानी दिहाड़ी टाइप कुछ बात हो रही है। यहाँ पर एक कंपनी पेज इट्स एम्प्लॉयज़ वीकली अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्ली वेजेस अप टू 40 आवर्स के लिए पे करती है एंड 50% मोर फॉर द ओवर टाइम, यानी 40 आवर्स काम करते हैं, अगर वो ज़्यादा करते हैं तो आपका क्या होगा 50% ओवर टाइम, यानी उनकी जो इनकम अगर 100% पैसे मिल रहे हैं ना तो उसके 50% एक्स्ट्रा मिलते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द पे ऑफ एन एम्प्लॉय, क्या करनी है पे कैलकुलेट करनी है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट रिसीव्स वैल्यूज़ ऑफ ऑर्ली रेट, यानी रेट ले और वर्कड कितने घंटे काम किया फॉर एन एम्प्लॉय एंड फाइंड्स द एंड प्रिंट्स द ग्रोस पे। ग्रोस पे का मतलब ये होता है टोटल पे, यानी ओवर टाइम वगैरह ये सारी चीज़ें मिला करना तो आपका कितनी टोटल पे बनती है उसे कहते हैं। अब इसके लिए एक तो आपने रेट की बात हुई थी, रेट के लिए आर वेरिएबल लिया, ऑर्ली वर्कड के लिए एच यानी ओवर्स के लिए आपने एच लिया। बाकी मैंने आप लोगों को बताया यूज़र से जब इनपुट लेनी होती है तो आप इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हैं, और यहाँ पर भी वही इनपुट लेनी थी, ओवर्स लेने थे, वर्क कितने किए वो, उसके लिए मैंने इनपुट का फंक्शन यूज़ किया है। बाकी ये मैंने आप लोगों को बताया एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यानी यूज़र से क्या है रिटर्न हमें करे इंटीजर ही करे, और इसके लिए कंडीशन क्या लगेगी, उसने कहा है कि 40 ओवर्स तक अगर वो ओवर्स जो हैं यूज़र जो एंटर कर रहा है वो लेस देन और इक्वल टू यानी 40 तक हैं तो आपकी ग्रॉस पे क्या होगी, जस्ट आपका जो रेट गिवन है, जो रेट यहाँ पर एंटर करेगा यूज़र उसको उतने ओवर से मल्टीप्लाई कर देना अगर 40 तक आता है। लेकिन अगर उसने कहा 40 मोर फॉर द ओवर टाइम, अगर 40 से अबव है यानी 40 लेस देन और इक्वल टू 40 तक है तो आपके रेट जो आप एंटर करोगे और उतने ओवर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा करते हो तो आपका जो रेट था रेट मल्टीप्लाई 40 यानी 40 ओवर्स काम करने का रेट यानी रेगुलर जो आपकी पे है उसमें ऐड हो जाएगा आपके जो 40 h माइनस 40 का मतलब ये है कि टोटल ओवर्स जितने यूज़र ऐड करेगा उसमें से 40 को माइनस कर दोगे तो आपके पास रिमेनिंग जो ओवर टाइम के ओवर्स हैं वो आ जाएंगे, उसको आपने रेट से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर 1.5 क्यों आया है,
1.5 इसलिए आया है कि यहाँ पर वी यूज़ 1.5 क्योंकि यहाँ पर 50% मोर की बात की थी। अगर किसी भी चीज़ की बात करें तो उसमें 100% होते हैं, तो 100% में जब 50% ऐड करते हैं तो टोटल हमारे पास 150% बनता है। और जब उसे डेसिमल में निकालते हैं यानी 150 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो हमारे पास 1.5 आता है। तो इसीलिए यहाँ पर 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके जी, यहाँ पर हमारे पास आ गया इसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला मैंने दे दिया। यहाँ पर आप लोगों को पता है शार्प का साइन क्यों लगाया है। ये कॉमेंट्स को, पाइथन में कॉमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप शार्प का साइन यूज़ करते हो। बाकी आपने ग्रोस पे लेनी है। अगर 40 आवर्स या लेस देन या इक्वल टू आ जाएँ तो एक्चुअली ये रेट बनेगा, रेट मल्टीप्लाई आवर्स हो जाएगा, अदरवाइज़ उसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रोस पे को पास करवाया है, तो मैं यहाँ पर इधर से कॉपी करती हूँ। यहाँ से कोड हमारे पास गिवन है, मैंने ईच एंड एवरी लाइन आप लोगों को बता दी है। बाकी प्रिंट का जो फंक्शन है वो भी मैं आप लोगों को बताया था, पहले ही बता दिया था। यहाँ पर देखें हमारे पास ओवर्स की 40 की बात है। अगर सपोज़ करें 35 वर्क रेट मैं यूज़ कर रही हूँ 200 रुपीज़, ठीक है। और मैंने ओवर्स की बात की थी, ओवर्स कितने हों 35 यानी 40 से कम है, तो मेरे पास देखें ग्रोस पे फॉर द एम्प्लॉय इज़ ये हो गया 7000 हो गया। इसी तरह से अगर मैं यही चीज़ यहाँ पर देखें 7000 आया ना, 200 ओवर आपके पास थे, पर ओवर थे 35 था, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आता है। रन करें, सेम उसी तरह से मैंने 200 रुपीज़ ही पर ओवर मिल रहा है। तो आप क्या करें, एंटर द ओवर्स एम्प्लॉयड वर्क, उसने कितने ओवर्स वर्क किए, या हम इसको ही चेंज कर देते हैं यहाँ पर क्लियर आउटपुट करके हम अपने ना ओवर्स भी बढ़ा देते हैं और टाइमिंग भी, क्योंकि 50% ज़्यादा दे रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम 400 सपोज करो कर लेते हैं। और ओवर्स कितने की बात हुई थी 40 या कम, मैं 50 ओवर्स की बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखो, ये आपके पास आंसर आ जाता है। इसी तरह से अगर मैं इसको 200 ही लूँ तो यहाँ पर 200 आपके पास आ गया। और ओवर्स मैंने अभी कितने लिए थे 40 की बात हुई थी, तो 50 ही ले लेते हैं, या फिर हमने कितने लिए थे 50 ही ले लेते हैं, ये लो, ठीक है। यहाँ पर देखें 11,000 है। तो अगर मैंने 250 की बात की तो ये वाला एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होकर आंसर आ रहा है, क्योंकि लेस ग्रेटर देन हो गया 40 से। और जब मैंने 35 की बात की थी तो मेरा ये वाला पार्ट प्रोग्राम का था, वो एग्जीक्यूट होकर आंसर आ रहा था, ठीक है। इंडेंटेशन का बाकी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, इंडेंटेशन का किस तरह से आपने ख्याल रखना है, अदरवाइज़ आपका सिंटैक्स एरर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप डिफरेंट वेज़ में आउटपुट देकर देख सकते हो। यहाँ पर मैंने वैसे आपको यहाँ पर ये 250 और 12 वाला भी करके देख लेते हैं। 250, ठीक है, 250 रुपीज़ का रहा है, और यहाँ पर 12 बात हो रही कम हो रही है तो 3000 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट वेज़ में आप आउटपुट अप्लाई करके देख सकते हो। ये हमारे पास सारा आ गया, ठीक है। यहाँ पर 300 आप बढ़ा लें उसको, यहाँ पर आउटपुट डिफरेंट वेज़ में दी हुई है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। टर्शियरी ऑपरेटर फॉर डबल सिलेक्शन, आप डबल सिलेक्शन के लिए ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे पी आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी इफ़ कंडीशन, अगर कंडीशन आपकी ट्रू होगी यानी बूलियन एक्सप्रेशन आपका ट्रू होगा। यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन होगा कंडीशन की जगह पर, हियर एक्सप्रेशन इज़ अ बूलियन एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स ईदर ट्रू और फॉल्स। इन केस ऑफ ट्रू द स्टेटमेंट पी, यानी आपकी कंडीशन अगर ट्रू होती है, एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो पी वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगी, अदरवाइज़ अगर फॉल्स होता है तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। तो इसको बाद में हम इन डिटेल पढ़ लेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर, दैट वाज अबाउट डबल सिलेक्शन स्ट्रक्चर और इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।